धृति को ये यकीन नहीं हो रहा था कि अरुण ने उससे शादी की बात कही है। वो पलटी और एक बार फिर अरुण से पूछा, क्या क्या कहा तुमने? शादी? क्या कहा था? एक बार दोबारा कहना। उसके बार बार यूं कहने पर इस बार अरुण ने चिढ़ते हुए कहा, अगर सुनाई नहीं देता तो मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। सिर्फ एक बार और कह रहा हूं कि तुम मुझसे शादी करोगी। उसकी इस बात पर धृति ने भी करारा जवाब देते हुए कहा, अगर मैं द ग्रेट धृति शर्मा मेन रोड पर जाकर एक बार खड़ी भी हो जाऊंगी ना, तो फिर भी बस मेरी एक झलक पाने के लिए लड़के पागल हो जाएंगे। तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? उसकी इस बात पर अरुण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं, बताया है कि तुम द ग्रेट धृति शर्मा मेरे यानी अरुण रॉय चौधरी से शादी कर रही हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इतना सुनते ही धृति ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करने की? तुम्हारे लिए शादी बस एक खेल होगी, पर हमारे लिए नहीं। तो बेहतर यही होगा, जिसके लिए ये खेल है तुम उसी के पास जाओ। हम तुमसे कोई शादी नहीं करेंगे। ये कहकर वो जाने लगी। तभी पीछे से अरुण की आवाज आई, एक बार अपने पापा के बारे में सोच लो। तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की तंगी में तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर ही निकल जाए। उसकी बात सुनकर धृति ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसी बात करने की? अरुण ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मेरी हिम्मत कितनी है ये तो तुमने आज सुबह ही देख लिया है। तो धृति बिल्कुल शॉक्ड हो गई और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, इसका मतलब वो फोटोज तुमने मीडिया को भेजी थी? पर क्यों? अरुण लापरवाही से बोला, हाँ ये सब मैंने ही किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। यह सुनते ही धृति चीख पड़ी, मुझे पाने के लिए? क्यों क्यों तुम मुझे पाना चाहते हो? तुम तो हमसे नफरत करते हो ना, तो तुम हमें पाना क्यों चाहते हो? अरुण ने उसी लहजे में जवाब दिया, हाँ मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर तुम मेरी मजबूरी बन गई हो और शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कहकर उसने अपने मैनेजर को आवाज दी। मैनेजर अंदर आया और अरुण के हाथ में एक टैब थमा दिया और वहां से चला गया। अरुण ने उसे धृति के हाथ में थमा दिया और धृति ने जब उस टैब की ओर देखा तो मानो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उस टैब में एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में अजय जी बेहद दर्द में हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए थे और उनके बगल में कुछ डॉक्टर्स खड़े अरुण के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। धृति आंसू भरी आंखों से वो वीडियो देख रही थी। तभी अरुण बोला, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे पापा की सर्जरी हो जाएगी और एक इशारे पर ये पीछे हट जाएंगे। ये देखकर मानो धृति का कलेजा फटा जा रहा था। उसके पापा, उसके आइडल मैन, उसके रियल हीरो आज उसी के वजह से हॉस्पिटल के बेड पर पड़े थे। ये ख्याल आते ही वो अरुण के पास गई और उसके पैरों के पास बैठ गई और बोली, अब जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इतना सुनते ही अरुण ने अपना फोन उठाया और अपने मैनेजर को कॉल करके बोला, राहुल उन्हें हाँ कर दो। ये कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और धृति को अपने पैरों पर से उठाते हुए बोला, अरे मेरी जान तुम रो क्यों रही हो? ये सब तो तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। ये कहकर उसने धृति के लिप्स को धीरे से छू लिया। अरुण के एक ही इशारे पर तुरंत शादी की पूरी तैयारी हो गई। धृति को सजाने के लिए लड़कियां आ गई। थोड़ी देर बाद एक सुर्ख लाल जोड़े में धृति उसके सामने आई। उस जोड़े में धृति बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस लहंगे में धृति का फिगर बहुत अच्छे से निखर रहा था और उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरीज और हल्का फुल्का मेकअप, जिसमें धृति एकदम राजकुमारी लग रही थी। अरुण ने जब धृति को इस तरह अपने सामने देखा तो वो कुछ और नहीं अरुण का दिल था, जो आज उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये दूसरी बार धृति के लिए धड़क रहा था। धृति आई और उसके बगल में बैठ गई। दोनों ने 7 फेरे लिए और अरुण ने धृति की मांग में सिंदूर भर दिया और गले में अपने नाम का मंगलसूत्र डाल दिया। इसके साथ ही अरुण ने धृति को एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर थमा दिया, इस पर साइन कर दो। साथ में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किया धृति ने, जिसमें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात लिखी हुई थी।
और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में अगर धृति ने किसी से भी कुछ कहा तो उसे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे ही धृति ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अरुण भारी आवाज में बोला, कांग्रेचुलेशंस मिसेस धृति अरुण रॉय चौधरी। ये सुनकर धृति के दिल में एक अजीब सी हुक उठी। उसने मन ही मन सोचा, मैं भी शादी करना चाहती थी, एक राजकुमार के सपने देखे थे, लेकिन मेरी शादी, मेरे सपने ऐसे मजाक बन जाएंगे, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। धृति अरुण की बीवी बन चुकी थी। उसे एक ऐसा मुकाम हासिल हो गया था जिसके लिए सैकड़ों लड़कियां तरस रही थी। रॉय चौधरी फैमिली और राजवंशी फैमिली कोलकाता की सबसे अमीर फैमिलीज थीं और उनमें अरुण का रुतबा बिल्कुल किंग वाला था। वो सिर्फ 20 साल का था जब उसने आरसी एंटरप्राइजेस को हैंडओवर किया था और अभी उसकी उम्र 25 साल थी। इन 5 सालों में उसने आरसी एंटरप्राइज को सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ब्रांचेस खोल लिए थे। शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर और लग्जरी कार शोरूम और भी बहुत कुछ अरुण के अंडर था। एक तरह से अरुण को कोलकाता का किंग कहा जाता था और धृति तो उसकी क्वीन थी। फिर भी धृति का चेहरा उदास था, क्योंकि रिश्ते प्यार से बनते हैं, जबरदस्ती से नहीं। और अरुण ने तो उसके साथ जबरदस्ती की थी। वो सोच सोच कर पागल हो जा रही थी। शादी तो कर ली मैंने, पर अब सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, पापा से क्या कहूंगी। हमारे मिडिल क्लास परिवार में तो ये सब नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, अब तो हम दोनों की शादी हो गई है। मैं अरुण से खुद को कैसे बचाऊंगी? वो तो पहले ही मुझे एक हैवान की तरह देखता है। न जाने अब वो मेरे साथ क्या करेगा। ये सोचते हुए वो ऊपर से नीचे तक कांप गई, पर उसकी वो कंपकपाहट अरुण ने देख ली थी। इससे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी और उसने धृति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरती यहाँ वहां परेशान होकर धृति को ढूंढ रही थी। उसने धृति के हर फ्रेंड को, हर क्लोज रिश्तेदार को कॉल कर लिया, पर उसे धृति का पता कहीं नहीं चला। और जब उसने सुना कि अजय जी का ऑपरेशन शुरू हो गया है और कुछ स्पेशल डॉक्टर्स कर रहे हैं अजय जी के ऑपरेशन की बात सुनकर, तो आरती के होश ही उड़ गए। घबराहट के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने अपने मन में ही सोचा, ये कैसे हुआ? और कहीं मेरी गुड्डू ने खुद को। आगे के शब्द उससे कहे नहीं जा रहे थे, क्योंकि धृति और आरती का रिश्ता कुछ ऐसा था जिसमें दोनों को ही अपनी दुख तकलीफ सही लगती थी। पर वहीं अगर एक दूसरे पर पड़े तो दोनों के ही बर्दाश्त की बाहर था। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी सामने से एक दूल्हा दुल्हन आते हुए नजर आए। आरती को पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसने दुल्हन का चेहरा ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं, उसकी गुड्डू थी। और दूल्हा वही लड़का जिसके साथ आज धृति का स्कैंडल जोड़ा गया था। उन दोनों को एक साथ देख वहां मौजूद सब लोगों के होश उड़ गए। सब लोग हैरान परेशान से दुल्हन के जोड़े में आई धृति को देख रहे थे। इतने में आरती भागती हुई धृति के पास गई। तू इस शादी के जोड़े में क्यों है? इस इंसान ने ही तुझे ब्लैकमेल किया गुड्डू। तू बोल मुझे, मैं अभी इसकी पुलिस में कंप्लेंट करती हूँ। उसकी बातें सुनकर धृति चाहकर भी कुछ ना बोल पाई, पर अरुण से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में आरती से कहा, आई थिंक आप मिस आरती हैं, मेरी बीवी की क्लोज फ्रेंड। उसकी बात सुनकर आरती ने भी गुस्से में कहा, हाँ सही पहचाना, और तुम वही अरुण रॉय चौधरी हो ना जिसके साथ आज हमारी धृति का स्कैंडल आया है? घटिया तो तुम थे, पर हैवान भी हो वो मुझे आज पता चला। आखिर क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने हमारी धृति को, बताओ। आरती ने गुस्से में अरुण पर अपना हाथ उठाना चाहा, पर सही वक्त पर धृति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अरुण से दूर करते हुए बोली, बिट्टू ये हमारे पति हैं और हम बहुत प्यार करते हैं इनसे, इनमें हमारी जान बसती है। ये कहते वक्त वो अरुण के एकदम करीब खड़ी हो गई और उसकी इस हरकत पर अरुण और आरती दोनों आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। और तभी वहां सारे घर वाले भी आ गए थे। धृति को यूं शादी के जोड़े में देखकर सब शॉक्ड थे। नानी माँ ने तो कोसना ही चालू कर दिया, तो आरती ने धृति को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, धृति तू पागल हो गई है, ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है।
ये तुझसे प्यार नहीं करता, बस तेरी आंखों का धोखा है। उसकी बात पर धृति ने बड़े ही घमंड भरे लहजे में कहा, पागल तो तू हो गई है जो तुझे इसका पैसा नहीं दिखता। ये मुझे रानी बनाकर रखेगा और मुझे अब ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी, ऐशो आराम से रहना है मुझे। ये कहते वक्त धृति ने खुद को आरती की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, पर आरती ने उसे नहीं छोड़ा तो मजबूर होकर धृति ने आरती को धक्का दे दिया। अचानक धक्का खाकर आरती के नाखूनों से धृति के हाथ पर बहुत चोट आ गई थी, जिससे खून निकल रहा था। बस क्या था, आरती जमीन पर गिर गई और उसे यूं जमीन पर गिरा देख अर्पिता जी ने गुस्से में धृति को थप्पड़ मार दिया। एक थप्पड़, दो थप्पड़ और तीसरा थप्पड़ मारकर उन्होंने धृति से गुस्से में कहा, अच्छा हुआ जब मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। अगर जन्म दिया होता तो तुझ जैसी नालायक बेटी को जन्म देने का पछतावा मुझे पूरी जिंदगी रहता। ये शब्द सुनकर धृति बिल्कुल सुन्न रह गई। उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस एकटक अर्पिता जी को ही घूरे जा रही थी। उसने इस शब्द के बारे में अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा था और इस शब्द को सुनकर आरती और धृति दोनों ही बिल्कुल दंग रह गई। और जब अर्पिता जी को उनकी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने धृति की तरफ देखा, जो बिना पलके झपकाए बस उन्हीं को देख रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर धृति को गले लगाना चाहा, पर अरुण ने धृति को पीछे अपनी बाहों में घेर लिया और उसके कान में कहा, ये सब फैमिली ड्रामा होता रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ ना करूं तो यहाँ से चलो। धृति अभी शॉक में ही थी और ऊपर से अरुण के ऐसे कहने पर वो और ज्यादा डर गई। उसने अपनी माँ से कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे पता है ये सब आप लोग अपने दिल को बहलाने के लिए कह रहे हो, पर ये सच है। मैं अरुण से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे अपनी दोस्त और रिश्ते नाते क्यों ना छोड़ने पड़े। उसकी इस बात पर दोबारा उसके गाल पर एक तमाचा पड़ा, पर इस बार ये थप्पड़ आरती ने मारा था। ये थप्पड़ धृति को अंदर तक तोड़ने के लिए काफी था। धृति ने आरती से कहा, बिट्टू तूने मुझे। वो अभी कह ही रही थी कि आरती चिल्लाकर बोली, नाम मत ले मेरा। आज से तेरे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है और मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी दोस्त है। जो लड़की अपने पापा को मरता छोड़ अपनी शादी रचा सकती है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। तभी अर्पिता जी ने भी कहा, आज से तेरे संग हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तू मर गई हमारे लिए, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। ये कहकर उन्होंने धृति को धक्का दे दिया, पर तभी अरुण ने उसे संभाल लिया। अर्पिता जी और आरती के ऐसे बर्ताव से धृति और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसका मन तो कर रहा था कि वो चीख चीख कर सबको सच्चाई बता दे, पर वो बहुत मजबूर थी। वो बस ये सब सहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी वो डॉक्टर आ गए। डॉक्टर को देखकर धृति ने उनसे पूछा, डॉक्टर अंकल, अब मेरे पापा की तबीयत कैसी है? उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने जवाब दिया, जी हाँ, अब आपके पापा की तबीयत ठीक है और सर्जरी भी सक्सेसफुल रही और थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर धृति खुशी से चहकने लगी तो अर्पिता जी ने उससे गुस्से में कहा, अभी अभी मेरा पति मौत के मुंह से बाहर आया है और तू अपना ये लाल जोड़ा और भरी हुई मांग दिखाकर उनकी तबीयत फिर से खराब करना चाहती है। अर्पिता जी का एक एक शब्द धृति के लिए किसी खंजर से कम न था। फिर भी वो सुने जा रही थी, पर अरुण के लिए अब ये सब बर्दाश्त के बाहर था। उसने धृति को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगा, पर धृति उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो रोने लगी और चीख चीख कर कहने लगी, नहीं, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पापा छोड़ो मुझे, पापा, बिट्टू मुझे पापा से मिलना है। उसकी वो चीखें अब आरती के बर्दाश्त के बाहर थी। वो भी गुड्डू कहकर उसके पीछे भागने लगी, पर रूपा जी ने उसे पकड़ लिया और अपना सिर ना हिला दिया। तो आरती उन्हें गले लगाते हुए बोली, माँ, कैसे रखेगी गुड्डू अपना ख्याल? उसे तो अपने बाल तक बनाने नहीं आते, तो वो कैसे संभालेगी खुद को? उसकी बात का जवाब देते हुए रूपा जी ने कहा, बिट्टू तू चिंता मत कर, वो जो लड़का है, मैंने आज उसकी आंखों में धृति को खोने का डर देखा है।
वो हमारी गुड्डू का ध्यान हमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से रखेगा और बहुत प्यार करेगा। अपनी माँ की ये बातें सुनकर आरती उनसे अलग होते हुए बोली, प्यार? और वो लड़का? माँ, वो अरुण रॉय चौधरी है। उसे प्यार करना नहीं आता है, उसे बस दर्द देना आता है। मेरी गुड्डू पहले कितना खुश रहती थी, बिल्कुल किसी खिले हुए फूल के जैसी, और आज देखा ना आपने, कैसी मुरझाए हुए पत्ते की जैसी हो गई है। आरती ने रोते हुए कहा तो रूपा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तुझे मेरी बातें गलत लग रही हैं, पर तुम देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा जिस दिन तू आकर मुझसे कहेगी कि धृति को अरुण से अच्छा और सच्चा जीवन साथी कहीं नहीं मिल सकता। और यहाँ बाहर धृति रोते रोते बेहोश हो गई थी और अरुण घबराया सा उसे अपनी बाहों में लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। वो बार बार उसे पुकार रहा था, धृति, धृति अपनी आंखें खोलो। पर धृति बेहोश होकर उसके मस्कुलर चेस्ट पर अपना सिर रखे थी। थोड़ी देर में गाड़ी रॉयल मैंशन में रुकी और अरुण धृति को अपनी बाहों में लिए गाड़ी से बाहर आया और अपनी मैंशन के अंदर चला गया। उसकी बाहों में एक अनजान लड़की को देखकर उसके बंगले के नौकर चाकर हैरान थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर उनके राक्षस जैसे बॉस की बाहों में ये फूल जैसी लड़की कौन थी, वो भी शादी के जोड़े में। रॉयल मैंशन के नौकर अभी हैरान परेशान होकर सोच ही रहे थे कि तभी अरुण की भारी आवाज पूरे मैंशन में गूंज उठी, राजकुमार, राजकुमार। ये नाम पुकारते ही उनमें से एक नौकर आगे आकर बोला, जी मालिक, हम क्या सेवा कर सकते हैं? अरुण बोला, अभी के अभी डॉक्टर वर्मा को कॉल करो और उसे तुरंत यहाँ आने को कहो, वरना उसे कह देना और कभी इस मेंशन के आसपास भी भटकने की जरूरत नहीं है। उसकी बातों पर बस राजकुमार ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो अरुण वहां से चला गया। पर ऊपर जाकर वो फिर रुका और सांसें फिर अटकी तो अरुण ने कहा, मेरी बाहों में ये लड़की मेरी बीवी और तुम सबकी मालकिन धृति अरुण रॉय चौधरी है। और मुझे पता है तुम लोगों में से कोई ऐसा जरूर है जो ये बात शनाया को बताएगा और फ्यूचर में उससे मेरी बीवी को खतरा भी हो सकता है। और मैं अपनी बीवी के लिए कोई भी जोखिम मोल नहीं ले सकता, इसलिए आज ही सारे नौकरों को सस्पेंड कर दो और उनके बदले नए नौकरों को काम पर रखो, पर वो लोग मेरी बीवी से दूर रहें। ये कहकर वो वहां से चला गया और पीछे बेचारे नौकरों की हालत कुछ ऐसी थी मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। शौक पर शौक, पहला अरुण ने शादी कर ली और दूसरा मालकिन के कदम पड़ते ही मालिक ने काम से निकाल दिया। उनमें से एक ने कहा, क्या ये हमारे मालिक है? और क्या उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी मालकिन है? तो शनाया मैम का क्या होगा? उसकी बात पर एक और फीमेल सर्वेंट ने कहा, मैं कब से साहब और शनाया मैडम की शादी का इंतजार कर रही थी, पर ये क्या हो गया? ये लड़की हम सबकी जिंदगी में आ गई। उन सब की बात सुनकर राजकुमार ने गुस्से में कहा, आज तुम लोगों की बेवकूफी के कारण तुम लोगों की ये हालत है। जब साहब ने कह दिया कि वो हमारी मालकिन है तो वही हमारी मालकिन है, और साहब कितना प्यार करते हैं उनसे, उनके भलाई के लिए तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये कहकर वो वहां से चला गया और सारे नौकर भी चले गए। ऊपर सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम में धृति अभी भी बेहोश थी और अरुण परेशान सा कभी उसके पैरों को मसलता, कभी उसके गालों को थपथपाता। इसे करते करते धृति को होश आ गया और अरुण को अपने इतने करीब देख वो घबरा गई और उसे धक्का देते हुए बोली, आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो? हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी चाहो करोगे। धृति को होश आया देखा तो अरुण की मानो जान में जान आ गई। वो कुछ कहने के मूड में नहीं था, वो बस धृति को एक टाइट हग करना चाहता था और वो उसे हग करने के लिए आगे भी बढ़ा। पर तभी धृति ने कुछ और सोच लिया और उसे धक्का दे दिया और खुद भागकर बालकनी के पास खड़ी हो गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। पर अरुण को लगा कि वो सुसाइड करने जा रही है। ये ख्याल आते ही वो डर से कांप गया और घबराई हुई आवाज में धृति से बोला, देखो तुम सुसाइड नहीं कर सकती, तुम मेरी बीवी हो, मैं इस बात की परमिशन तुम्हें नहीं देता हूँ। उसकी बात सुनकर धृति ने अपने मन ही में सोचा, अच्छा तो ये हैवान
सोच रहा है कि मैं धृति द ग्रेट, वो भी इस जैसे खड़ूस के लिए सुसाइड करूंगी? ये क्या खुद को रांझना और मुझे हीर समझता है, जो इसके खातिर मटका लेकर डूब मरूं? नहीं, मैं धृति हूँ, धृति। अच्छे अच्छों को नानी याद करवा देती हूँ। तो ये अरुण रॉय चौधरी क्या चीज है जिसने मुझे 2 दिन से परेशान करके रख दिया है? मैं धृति द ग्रेट कसम खाती हूँ जीना हराम करके रख दूंगी इस राक्षस का। ये सोचते हुए वो अपने शैतानी दिमाग में कुछ आइडिया ढूंढने लगी और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने खुद को थोड़ा और बालकनी से नीचे झुका लिया और सुसाइड करने का नाटक करते हुए बोली, मैं जा रही हूँ मरने। मेरे मरने के बाद आप भी तबाह हो जाओगे और मुझसे आजाद भी। उसकी बात सुनकर अरुण सच में बहुत ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो उससे प्यार करता था, पर अनजाने में ही उसने उसे बहुत दर्द दे दिया था और अब उसे ये डर सता रहा था कि कहीं धृति को कुछ हो ना जाए। उसने उससे गुस्से में कहा, व्हाट नॉनसेंस, सुसाइड इज अ क्राइम। उसकी बात सुनकर धृति ने मौके पे चौका मारते हुए कहा, पर मैं क्या करूं? मैं जिंदा रही तो आप मेरे परिवार वालों को जिंदा रहने नहीं देंगे, तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। उसकी बात सुनकर अरुण ने उससे कहा, देखो मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा। उसकी बात पर धृति ने भी कहा, सच में? प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे, खासकर मेरी आरती को, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरुण झट से बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं करूंगा, खासकर तुम्हारी उस फ्रेंड आरती को। इतना सुनते ही धृति खुश हो गई और खुशी के मारे उछलने लगी और तभी धृति का पैर उसके लहंगे में फंसा और वो एक बार फिर बालकनी से नीचे लटक गई। ये देखकर अरुण बहुत घबरा गया और उस तरफ भाग कर गया धृति को बचाने। और हमारी अनोखी धृति बालकनी की रेलिंग से लटकी हुई ये गाना गा रही थी कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है और मुझे इतने जल्दी नहीं मरना। शादी के बाद कौन सी दुल्हन मर जाती है? शादी के बाद तो सारे रिश्तेदार उसे देखने आते हैं कि बहू खूबसूरत है या नहीं, पर मैं तो बेहद खूबसूरत हूँ और मेरी तो अभी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है और शगुन का नीक भी नहीं मिला है। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती। इट्स नॉट फेयर भगवान। उसकी चपड़ चपड़ से अरुण का दिमाग खराब हो रहा था। उसने अपने एक हाथ से धृति का एक हाथ पकड़ लिया और उसे एक बार में ही ऊपर खींच लिया। धृति एक बार में ही ऊपर आ गई और डर की वजह से उसने अरुण को उसकी गर्दन से जकड़ लिया और तभी अरुण ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर उठाकर बालकनी की रेलिंग पर बैठा लिया और उसे अपने सीने में छुपा लिया, मानो वो कोई खजाना हो जो उससे दूर जा रहा था। दोनों की ही सांसें तेज तेज चल रही थी। अरुण ने उसे कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें बंद थीं, मानो वो अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने धृति को कसकर गले लगा रखा था और धृति भी डर के मारे उससे चिपकी हुई थी, पर अचानक अरुण ने धृति को खुद से अलग किया और गुस्से में बोला, ये क्या बचपना है? अगर अभी तुम नीचे गिर जाती तो क्या होता? क्या जवाब देते तुम्हारी फैमिली को? अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने सच में तुमसे शादी करके गलती कर दी, न जाने आगे और क्या क्या होगा। अरुण की डांट धृति बिल्कुल चुपचाप आज्ञाकारी बच्चों के जैसे सिर झुकाए सुन रही थी। उसने उलटकर अरुण को कोई जवाब नहीं दिया, पर अपने मन में तो वो अरुण पर गालियों की बरसात लगा रही थी। हाँ, लगता है कि मैं मर ही गई थी इस खड़ूस से शादी करने के लिए। यही था ना जिसने मुझसे शादी करने के लिए अजीबो गरीब नहीं गरीब नहीं अमीर, ये अमीर है ना, अजीब और अमीर तरकीबें लगाई थी और अब बर्ताव तो ऐसा कर रहा है कि इससे जबरदस्ती शादी मैंने की थी। ठरकी कहीं का। ये शब्द धृति ने थोड़ा जोर से कह दिया था, पर उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ, पर सुनने वाले ने तो सुन ही लिया था और अपने लिए गाली सुनकर भला कौन शांत रह सकता है, और अरुण जैसा इंसान तो कभी नहीं। वो गुस्से में धृति की ओर बढ़ा और उसके सामने जाकर बोला, तुमने मुझे गाली दी? उसकी बात सुनकर धृति तो हैरान रह गई और अपने मन में ही सोचने लगी, हे भगवान, क्या यह अरुण रॉय चौधरी कोई अंतर्यामी है जो इसने मेरे मन की बात जान ली? धृति को फिर से अपने ख्यालों में खोया देख अरुण ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए पूछा, कहाँ खो गई तुम?
धृति ने हड़बड़ाकर कहा, कहीं नहीं, बस आपके ख्यालों में। धृति की बात सुनकर अरुण हैरान था और धृति परेशान, क्योंकि उसने तो ऐसे ही कह दिया था। वो माहौल कुछ अजीब सा हो गया था। धृति तो अरुण की ओर देख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मिस्टर खड़ूस उस पर ही अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। तभी रूम में डॉक्टर वर्मा आए और आवाज लगाते हुए बोले, बॉस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उनकी आवाज सुनकर अरुण धृति बालकनी से रूम में आए और अरुण ने कहा, यस, कम इन। डॉक्टर वर्मा रूम के अंदर आए और परेशान होकर अरुण से पूछा, बॉस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने मुझे इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? उनकी बात सुनकर अरुण ने उन्हें धृति से मिलाते हुए कहा, इनसे मिलिए, ये है मिसेस धृति, मेरी बीवी। उसके ऐसा कहने पर डॉक्टर साहब की नजरें जब धृति पर पड़ी तो वो शॉक रह गया, क्योंकि उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरुण के साथ शनाया को छोड़कर कोई और लड़की भी होगी। डॉक्टर साहब ने हड़बड़ाते हुए पूछा, बॉस, शनाया मैडम की जगह ये लड़की कौन है? और आपने इससे शादी क्यों की? ये तो आपसे बहुत छोटी लगती है। उसकी बात सुनकर अरुण ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, यही तुम सबकी मैडम रॉय चौधरी है। अगर तुम लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अपनी जॉब छोड़ दो। अपने बॉस की बात सुनकर डॉक्टर साहब घबरा गए और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोले, पर बॉस, मैं आपका प्राइवेट डॉक्टर हूँ, मैं ऐसे ही किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। उसकी पूरी बात सुनकर अरुण ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, कल आपके अकाउंट में आपकी सैलरी आ जाएगी और अगली बार से इस शहर में नहीं दिखना। इतना सुनते ही डॉक्टर के तो ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। वो बोले, नहीं नहीं बॉस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आखिर मैडम को मैं नहीं चेक करूंगा तो कौन करेगा? आखिर मैडम इतनी खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर अरुण ने उसे घूर कर देखा तो डॉक्टर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। डॉक्टर साहब ने शेर की दुम पर हाथ रख दिया था। अरुण रॉय चौधरी के सामने उसी की पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इन दोनों की बातचीत को हमारी धृति बड़े कंफ्यूज्ड होके सुन रही थी और अपने ही दिमाग में सोचने लगी, ये शनाया कौन सी चुड़ैल का नाम है? धृति की नजर में अरुण जैसे खड़ूस के साथ चुड़ैल ही रह सकती है। थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर लगाने के बाद उसने सोचा, खैर मुझे क्या, कोई भी हो। डॉक्टर वर्मा ने उसका चेकअप किया, पर धृति का चेकअप करते वक्त उन्हें बहुत पसीना आ रहा था, क्योंकि उनका आशिक बॉस घूर घूर कर उन्हीं को देख रहा था। जैसे तैसे डॉक्टर साहब ने धृति का चेकअप कर ही लिया और घबराते हुए बोले, बॉस, कुछ नहीं हुआ है, बस रोने की वजह से बेहोश हो गई होंगी और आप इन्हें कुछ खिला दीजिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से निकल गए और हमारी धृति की जान में जान आई, वरना डॉक्टर साहब को देखकर वो एक बार और बेहोश होने जा रही थी। इधर अर्पिता जी के घर में जब धृति बालकनी से गिरने वाली थी, तभी अर्पिता जी का मन किसी कारण से तड़प उठा और वो धृति धृति कहकर रोने लगी। उनकी निगाहें एकटक दरवाजे की तरफ थी। उन्हें लगता था कि अभी उनकी लाडली आएगी और उन्हें गले लगाते हुए बोलेगी, माँ, जो कुछ भी हुआ वो छोड़ो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी और भूख के मारे मेरे पेट में चूहे सुसाइड कर लेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अर्पिता जी धृति की सौतेली माँ थी, पर दोनों में प्यार ऐसा था कि शायद एक सगी माँ बेटी उनसे जल जाए। उन्होंने बचपन से धृति को अपने कलेजे से लगा के रखा था। इतनी बड़ी होने के बाद भी धृति का हर काम वही करती थी और ख्याल भी वो ही रखती थी, क्योंकि धृति बचपन से ही बहुत चंचल थी। उसकी शैतानियां, बदमाशी और मासूमियत के बारे में सोच सोच कर वो रोए जा रही थी। आज हॉस्पिटल में ना जाने उन्हें क्या हो गया था कि उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को इतने कड़वे शब्द कह दिए। चोट भले ही उसे दी, पर दर्द हुआ एक माँ को। और दूसरी तरफ आरती का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने खुद को एक कमरे में बंद रखा था और वो रोए जा रही थी। उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी धृति ने शादी कर ली। उस धृति ने जिसने कभी ना बिछड़ने का वादा किया था, पर उसे एक बात अंदर तक खाए जा रही थी, धृति कभी भी अपने मिस्टर खड़ूस से प्यार नहीं कर सकती। और अगर ऐसा कुछ होता तो वो एक बार तो मुझे
उसके बारे में जरूर बताती। इधर रॉयल मेंशन में रात हो चुकी थी और अरुण अभी शावर ले रहा था और धृति चुपचाप एकटक खिड़की से बाहर की ओर ही देख रही थी। उसने अभी भी अपना वो भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। थोड़ी देर में अरुण वॉशरूम से बाहर आया और आकर अपने बेड पर पसर गया और धृति की तरफ देखते हुए बोला, देखो मुझे बेड में सोने की आदत है, तो तुम उस सोफे में सो जाओ या फिर फर्श पर सो जाओ। उसकी बात पर धृति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो अभी झगड़ा नहीं करना चाहती थी। सुबह से भाग भाग कर वो भी बहुत थक गई थी और उसे अभी बस सोना था। उसकी हाँ सुनकर अरुण ने लाइट ऑफ कर दी और धृति आकर सोफे पर सो गई और उसे लेटते ही नींद भी आ गई। लगभग रात के 1 बजे बहुत तेज बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी, जिसके कारण खिड़की दरवाजे बहुत शोर कर रहे थे। अचानक अरुण की नींद खुल गई तो उसने अपने कमरे में रखे सोफे की तरफ देखा, पर सोफा बिल्कुल खाली था। तो वो सोचने लगा, इतनी रात में ये लड़की आखिर कहाँ गई? बाहर बारिश भी हो रही है, कहीं से ठंड न लग जाए। ये ख्याल आते ही वो झट से बेड से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर धृति को ढूंढने लगा, पर उसे धृति सोफे के नीचे फर्श पर कारपेट के साथ लिपटी हुई मिली। शायद वो करवट बदलते वक्त सोफे से नीचे गिर गई होगी और इतनी हवा चलने के कारण अब उसे ठंड लग रही थी और वो कारपेट को ही लपेट कर सो गई। वो उस टाइम किसी छोटे बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही थी। अरुण को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया और वहां से जाने लगा, पर धृति ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सिर के नीचे रखते हुए बोली, मत जाओ। उस समय धृति पूरी नींद में थी और उसकी आवाज और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी, जिसे सुनकर अरुण से रहा नहीं गया और वो धृति के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा और उसे देखने लगा। एक एक करके उनकी सभी मुलाकातें उसकी आंखों के सामने आ गई। धृति का गुस्से भरा चेहरा और आज का वो रोता हुआ चेहरा उसे बहुत बेचैन कर रहा था, पर जब उसे उसकी मासूम आंखों की याद आती तो वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता था और एक प्यारी सी मुस्कान उसके होंठों पर तैर जाती। और ये सब सोचते सोचते वो भी उसी पोजीशन में सो गया। उसकी बात हो गई और उसने धृति के हाथ में एक गोल्डन क्रेडिट कार्ड थमा दिया और बोला, तुम इससे जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर सकती हो। तुम्हारा पति बहुत अमीर है, उसके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती, चाहे जितने भी खर्च कर लो। अरुण ने ये बात कुछ ताना मारने के लहजे में कही थी, जो धृति को लग गई और उसने भी फैसला कर लिया कि वो शॉपिंग पर तो जाकर रहेगी, वो भी उसे अरुण ही लेकर जाएगा। ये सोचते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, आपके पास अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है, मैं वो समझ सकती हूँ, पर ये मेरी जिद है कि जब तक आप मुझे शॉपिंग पर नहीं ले जाओगे और खुद शॉपिंग कर कर मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदोगे, तब तक मैं इसी लहंगे में रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरुण ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और वहां से चला गया। और यहीं अरुण ने गलती कर दी, जो धृति को आपने हल्के में ले लिया। उसके जाते ही धृति सोफे पर बैठ गई और अपने घर की यादों में खो गई, जहां वो अपनी माँ से जिद किया करती थी। धृति अपनी मम्मी से लिपटते हुए बोली, मम्मी मम्मी मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए, मुझे पैसे दो ना, मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। अर्पिता जी ने आंखें चुराते हुए पूछा, अरे पिछले हफ्ते तो तूने कपड़े लिए थे, वो सब कहाँ गए? और रूपा आंटी ने जो तुझे कपड़े दिए थे वो कहाँ गए? तो धृति ने दांत दिखाते हुए कहा, वो सब तो पुराने हो गए, मेरे कबर्ड में एक भी कपड़ा नहीं है और आज मुझे आरती के साथ शॉपिंग पर भी जाना है। उसकी बात सुनकर अर्पिता जी उसके कमरे में गई और उसकी अलमारी को खोलते हुए बोली, रुक, मैं देखती हूँ तेरे कपड़े। ये कहकर उन्होंने उसकी अलमारी को खोल दिया और सारे कपड़े पहाड़ से टूट के गिरते हुए चट्टान के जैसे उन पर गिर गए। तो अर्पिता जी ने कान खींचते हुए कहा, शैतान, पूरी अलमारी में कपड़े ठूस ठूस कर रखे हैं और बोलती है कि पैसे दो, कपड़े लेने जाना है। दिन भर में पूरे 5 कपड़े बदलती है तू, धो धो कर मेरे हाथों में छाले पड़ गए। पर तू क्यों नहीं सुनती मेरी बात बच्चा? उनकी बात सुनकर धृति उनके हाथ को चूमते हुए बोली, मम्मी देखना,
जो मेरा पति होगा ना, वो मुझे ढेर सारे कपड़े खरीद कर देगा और मुझसे एक शिकायत भी नहीं करेगा। रोज मुझे शॉपिंग पर ले जाएगा। धृति ये सब सोच रही थी कि उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे और उसने रोते हुए कहा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच मेरी बिट्टू। आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आज मेरे पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, इतना अमीर पति रहते हुए भी। दोपहर हो चुकी थी और धृति अभी भी उस लहंगे में ही थी, पर अब धृति पहले से नॉर्मल हो चुकी थी और उसे जोरों से भूख लगी थी। खाने की तलाश में वो रूम के बाहर आई और देखा कि राजकुमार कुछ पुराने सामान बाहर निकाल रहा है या फिर घर की साफ सफाई कर रहा है। उसने सोचा कि उससे कुछ बनाने के लिए वो कहेगी, पर तभी राजकुमार हड़बड़ी में वहां से चला गया और बेचारी धृति भूखी रह गई। पर उसने जब अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और खुद को इतने बड़े हॉल में देखकर उसने सोचा, भूख तो नहीं, कम से कम डांस कर लिया जाए। ये सोचकर उसने म्यूजिक ऑन किया और घूमर घूमर गाने पर डांस करने लगी। पर इतना भारी लहंगा उससे कहाँ संभाला जा रहा था। वो घूमर डांस कम और कॉमेडी ज्यादा कर रही थी। वही आरसी एंटरप्राइज में अरुण अपने कैबिन में बैठा फाइल्स पर सिग्नेचर कर रहा था, पर उसका पूरा ध्यान घर की तरफ था। वो बार बार सोच रहा था, अभी धृति क्या कर रही होगी, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। ये ख्याल आते ही उसने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन पर देखने लगा। उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर बंगले के उस हिस्से की फोटोज दिखा रही थी जहां धृति डांस कर रही थी, और उसकी बचकानी हरकतें देख अरुण जैसा सख्त मिजाज इंसान भी जोर जोर से हंसने लगा। वो कभी घूमर घूमर करती और कभी झाड़ू लेकर डिस्को डांसर। अरुण को उसे देखकर बहुत हंसी आ रही थी और अब जनाब को उसे देखने का मन कर रहा था। पर थोड़ी देर थक कर यूं कॉमेडी करने के बाद धृति वहां से चली गई तो अरुण को लगा कि ये लड़की गई कहाँ। यहाँ बंगले में धृति बंगले के पीछे वाले गार्डन में आ गई थी। उसे गार्डन का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था। हरी हरी घास, खिले खिले फूल, बहुत खूबसूरत बड़े बड़े पेड़, वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। धृति वहीं पर टहलने लगी और अचानक उसका पैर कीचड़ में फंस गया तो धृति ने झुंझलाते हुए कहा, ये क्या हो गया? हाँ, कितना मजा आ रहा था घूमने में और इस कीचड़ ने सब बेकार कर रख दिया। अगर मिस्टर खड़ूस होते तो वो पागल ही हो जाते इतना कीचड़ देखकर। ये कहते ही उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। वो बाल्टी भर भर कर पानी गार्डन में बहाने लगी और अपने लहंगे में सूखी मिट्टी लगाकर उसे पूरा गंदा कर दिया। अब उसके दिमाग में एक नया शैतानी आइडिया जन्म ले चुका था, अरुण को परेशान करने के लिए।